गाइस, दिस इज यश भारद्वाज और ये है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये एलिमेंटल एनालिसिस होता है बेटा। एलिमेंटल एनालिसिस क्या होता है बेटा? किसी गिवन कंपाउंड में बताना कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो एलिमेंटल एनालिसिस क्या करता है? एलिमेंटल कंपोजिशन बताता है। एलिमेंटल एनालिसिस क्या बताता है? एलिमेंटल कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ, एलिमेंटल कंपोजिशन किसकी बताता है? ऑफ लिविंग टिश्यू। एलिमेंटल एनालिसिस क्या करता है बेटा? एलिमेंटल कंपोजिशन बताता है लिविंग टिश्यू की इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है। वाइल जो कंपाउंड का एनालिसिस होता है बेटा, किसका एनालिसिस होता है? कंपाउंड का एनालिसिस होता है। कंपाउंड का एनालिसिस होता है। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि ओवरऑल कंपाउंड ऑर्गेनिक है, ओवरऑल कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया था लिविंग टिश्यू पे। तो हमें कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिली थी और वही सेम एलिमेंटल एनालिसिस जब हमने अर्थ क्रस्ट पे मिला था तो लिस्ट एकदम सेम थी, बस डिफरेंस किसका था? रिलेटिव अबेंडेंस का। तो एलिमेंटल एनालिसिस क्या बता रहा था बेटा? एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है। वाइल जब हमने कंपाउंड का एनालिसिस किया, वैसे तो हमने केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस हम आज करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस हमने पहले इसलिए किया था क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड लिख सकता हूँ सिंपल, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। एक और चीज़ है, जब हम कहीं एनालिटिक टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पता चल जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला पता चल जाता है। फिर एनसीईआरटी कहती है केवल जो बायोमोलिक्यूल्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वो इनऑर्गेनिक भी है। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अभी कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस और आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस पर। तो डालता हूं मैं हेडिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं बेटा? सेम चीज़ है। सबसे पहले हम अ पीस ऑफ लिवर लेंगे या अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू। और लिविंग टिश्यू क्या हो सकता है? या तो पीस ऑफ लिवर हो सकता है या वेजिटेबल पील अगेन, या फिर वेजिटेबल पील हो सकती है। अभी फ़िलहाल जो इनका वेट है उसको हम कहते हैं बेटा वेट वेट। क्या कहते हैं? वेट वेट। अच्छा, वेट वेट क्यों कहते हैं इसको? इसको वेट वेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है। अब वो वाटर हमें निकालना है, तो वाटर निकालने के लिए हम इनको क्या कर देते हैं बेटा? ड्राई। हम इसको क्या कर देते हैं? टिश्यू को ड्राई। ड्राई करने के बाद ऑल वाटर एवोपरेट, जितना भी वाटर होता है सारा का सारा क्या होता है? एवोपरेट हो जाता है। और जो हमें मिलता है और जो हमें बाद में मिलता है उसे क्या कहते हैं बेटा? ड्राई वेट। ड्राई वेट। अब जो ये ड्राई वेट मिलता है
इसको हम क्या कर देते हैं, जो ड्राई वेट मिलता है टिश्यू का, इसको क्या कर देते हैं हम बेटा, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। बर्न करने के बाद, अच्छा हम बर्न क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें निकालना है। कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, कार्बन के कंपाउंड जो किसी लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। तो अगर हम उसे बर्न करेंगे तो जो कार्बन के कंपाउंड है जितने भी, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और तो और जो बचा कुछ वाटर भी है वो भी, हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी H2O की फॉर्म में। ओके, अच्छा फिर हमें क्या मिलती है बेटा, जब हम इसे बर्न कर देते हैं तो हमें ऐश मिलती है। क्या मिलती है? ऐश। उस ऐश में हम देखते हैं हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हमारे पास सल्फेट होता है, जो हमारे पास सल्फेट होता है और फॉस्फेट होता है, ये सल्फेट और फॉस्फेट क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहाँ मिलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल में, एसिड सॉल्युबल पूल में। ओके, तो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए हमने क्या किया, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू लिया, उसके पास कुछ वाटर था इसलिए उसे हमने वेट वेट कह दिया, उसे ड्राई करा ताकि सारा वाटर एवोपरेट हो जाए। जो टिश्यू हमें मिला उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। फिर उस ड्राई वेट को हमने बर्न किया। बर्न करने से जितने भी कार्बन के कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 की फॉर्म में बाहर रिलीज हो गए और बचा कुछ वाटर भी एवोपरेट हो गया। फिर हमें जो ऐश मिली उसमें हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम देखा। यहाँ तक कि जो सल्फेट और फॉस्फेट है वो भी एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था सल्फेट एंड पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था एसिड सॉल्युबल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते थे, पर ऐसा नहीं है इनऑर्गेनिक नहीं मिलते, इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं क्योंकि सल्फेट और फॉस्फेट एसिड सॉल्युबल पूल में पाया गया है। ये एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। किस तरीके का एक्सपेरिमेंट है? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है जो कि यूज़ होता है फॉर एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या, लाइक हमारे पास आ गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सल्फेट आ गया हमारे पास, फॉस्फेट आ गया, ETC, और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले थे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, कि सेल में क्या क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इसके जो साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन है वो एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टुगेदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। अब हम देखते हैं कि एवरेज सेल की कॉम्पोजिशन होती क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज सेल एवरेज सेल कॉम्पोजिशन, एवरेज सेल कॉम्पोजिशन। तो एवरेज सेल कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपके पास होता है वाटर। वाटर कितना प्रेजेंट होता है बेटा? 70 to 90%। फिर आपके पास आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आपके पास प्रेजेंट होते हैं 15 to 20%। फिर आपके पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो 5 to 7% प्रेजेंट होते हैं। देन आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कह दो या पॉलीसैकेराइड कह दो, वो आपके 3% प्रेजेंट होते हैं। फिर आपके पास आता है लिपिड जो कि 2% प्रेजेंट होता है, और जो बचे कुछ आयन हैं वो आपके सेल में 1% प्रेजेंट होते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल जो आपको याद रखनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए मेटाबोलाइट्स। क्या हेडिंग डालेंगे आप? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स। अभी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? जैसे कि किसी रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए या रिएक्शन को चलाने के लिए रिएक्टेंट्स ज़रूरी हैं, वैसे ही मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो अंडरगो मेटाबॉलिज्म,
जो अंडरगो किया जाते हैं मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेटा मेटाबॉलिज्म होता है जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन occurring in our body, sum of all biochemical reaction occurring in our body, उनको क्या कहते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म। दो तरीके का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अभी हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे। अब हम जानते हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो क्यों रही है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन इसलिए हो रही है ताकि हमारी बॉडी का क्या मेंटेन रहे? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये केवल नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करने के लिए होती हैं ताकि मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता रहे। सोचिए अगर हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम आ गया तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है सारी की सारी स्टॉप हो जाएंगी और पर्सन डेड हो जाएगा। तो हम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। तो उस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है और उस मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करने के लिए मेटाबोलाइट्स ज़रूरी है। अब ये मेटाबोलाइट्स दो तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स, टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। दो तरीके के मेटाबोलाइट्स होते हैं बेटा। एक होता है आपके पास प्राइमरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट, और दूसरे तरीके के होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, जो प्लांट्स है ना हमारे, वो थाउजेंड्स तरीके के केमिकल बनाते हैं। उनमें से कुछ केमिकल ऑर्गेनिक होते हैं। ध्यान सुनिए, प्लांट थाउजेंड्स ऑफ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से कुछ केमिकल ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लिक एसिड, आपका पॉलीसैकेराइड्स, आपके अमीनो एसिड। और इन तरीके के जो क्या होते हैं केमिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, जो सेल स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो केमिकल फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं प्लांट की, दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं ताकि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहे, और साथ साथ इन्हें एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। ऑन द सेम साइड बहुत सारे प्लांट हैं, फंजाई हैं और माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे कुछ फैमिलीज़ के और जीनस के, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ना तो फिजियोलॉजी में हेल्प करते हैं, ना ही नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि प्लांट बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, पर उन चीज़ों का प्लांट के लिए कोई यूज़ नहीं। जैसे गम्स हो गए, रेसिन्स हो गए, रबर हो गए, उनके लिए कोई यूज़ नहीं, पर वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस होती हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के डिफरेंस पर चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं, डिफरेंस पर आ जाइए। हमारे पास है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कैसे? मेटाबोलाइट्स तो बेटा वो हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, पर उसके बाद रिएक्शन जब खत्म हो जाती है तो कुछ बाय प्रोडक्ट बचता है, तो वो क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो दे आर द डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंड पॉइंट है बेटा, दे आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि यही तो है जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, यही तो है जो प्लांट को जिंदा रख रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि इनका कुछ रोल है नहीं खास। इजीली एक्सट्रैक्टेड, बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी है और बहुत एक्सपेंसिव मेथड है इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, ये प्लांट के हर एक पार्ट में पाए जाएंगे। क्यों बेटा? प्लांट का हर एक पार्ट मेटाबॉलिज्म कर रहा है और हर एक जिंदा है, इसलिए हर पार्ट में मेटाबोलाइट्स पाए जाएंगे। पर यहाँ पर
ये किसी लिमिटेड पार्ट में ही या किसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि बेटा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जैसे न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, यही तो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल देखी थी ना, तो यही चीज़ें तो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए दे आर द पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पर जैसे ये है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। गम, रेसिन्स, रबर, इन सब का कोई रोल नहीं है सेल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। नेक्स्ट है दे आर हाईली यूजफुल टू प्लांट। ऑब्वियसली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है प्लांट्स के लिए, वाइल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल है। दे आर फाउंड फ्रॉम प्लांट लाइफ। जब से प्लांट लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उनमें पाए जाते हैं ताकि वो मेटाबॉलिज्म कर सके। पर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो बाद में इवॉल्व हुए एट अ पर्टिकुलर, जब प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हुए एक पर्टिकुलर स्टेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आए। वो क्यों आए बेटा? कंपटीशन की वजह से आए। जैसे कि बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं किसी सॉइल पे और वहाँ से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा करेगा। तो उसके लिए कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं अपने रूट्स के थ्रू और दूसरे प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करके मर जाते हैं, ठीक है, ताकि वही प्लांट सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके। तब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट है इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ऑब्वियसली फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं ये किसी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई हर्बीवोर प्लांट्स को खाया जा रहा है तो प्लांट तो खत्म हो रहा है, तो प्लांट क्या करता है, कुछ तरीके के केमिकल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे, कैलोट्रोपिस जो होता है प्लांट, वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसके ऊपर कोई हर्बीवोर फीड नहीं करता, ठीक है। और प्लांट टू प्लांट कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और ये ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये रबर प्रोड्यूस करते हैं, ये रेसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं हमारे लिए, पर इनके लिए यूजेस कम है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपको नोट डाउन कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। सबसे पहला मेटाबोलाइट्स है बेटा पिगमेंट। पिगमेंट्स में आपके पास आ सकते हैं कैरेटिनॉइड्स और आपके पास आते हैं एंथोसाइनिन, ठीक है। एल्कलॉइड्स में क्या आ सकता है आपके पास, मॉर्फिन और कोडीन। टर्पिनॉइड्स में आपके पास मोनोटर्पिन्स एंड डाइटर्पिन्स। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में आपके पास है एब्रिन और रिक्सिन। लेंटिन्स में आपके पास कॉर्न, कैनावलिन। ड्रग्स में आपके पास विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे कि आपके पास हो गया रबर, गम और रेसिन्स। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखनी है। अभी फ़िलहाल नीट में ड्रग्स पे क्वेश्चन आया था विनब्लास्टिन और कुरकुमिन में 2021 के पेपर में। 2019 से पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है लेक्टिन्स, जो प्रोड्यूस करता है कॉन्केनावलिन ए। ओके, ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। एनसीईआरटी की सारी टेबल इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। अब कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, वैसे मैं आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पहले ही लिखवा चुका हूँ। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सारे के सारे वो जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अगर आपको याद हो, जब मैंने एलिमेंटल एनालिसिस लिखवाया था तो मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट लिखवाए थे, लाइक ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सारे एलिमेंट्स प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, लाइक अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हीम ग्रुप, क्लोरोफिल। ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे क्लोरोफिल क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस। ये किन में इन्वॉल्व है, ये है आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व, और इन सब का तो फंक्शन होता ही है। ओके, होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।